हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। बहुत दिन से कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि फार्मा को लेके, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि फार्मा स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो आज से फार्मा के लेक्चर कंटिन्यू मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो आज फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी की, ठीक है ना। तो जो फार्माकोलॉजी है ना, वो ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से, तो दो वर्डों से आया है। एक है फार्माकॉन और लोगस। फार्माकोकॉन मीनिंग होता है ड्रग्स और लोगस मतलब स्टडी। तो ड्रग्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी। जैसे कोई भी ड्रग्स हो, जैसे पीसीएम हो गया, तो उस ड्रग के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, किस कंडीशन में दिया जाता, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो उन सब की प्रॉपर स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है ना। तो अब बात हम लोग कर रहे हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं और उसका इंटरेक्शन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, कि बॉडी के सेल्स और टिश्यू हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, क्या उसके इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो वो सब हम लोग ड्रग की स्टडी में देखते हैं, ठीक है ना। एक और इसकी डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोलॉजी के अंदर मेनली दो चीज़ों की बात करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की। तो इन दोनों टर्म को समझते हैं, ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग है कि कोई भी ड्रग जब अपन तुम कंज्यूम कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के साथ वो क्या कर रहा। फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि जो अपनी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या रिएक्ट कर रही है, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है ना। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द जर्नी ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो ड्रग की पूरी जर्नी है वो हम उसको देखते हैं। ड्रग्स को हमने कंज्यूम किया, जैसे ओरल कोई तुम टैबलेट कोई कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हो, तो वो सबसे पहले जाएगा स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा, एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे एक्सक्रीट हो रहा, वो सब हम लोग देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विद आदमी, ये ट्रिक है आदमी, ठीक है ना। तो ये मतलब होता एब्जॉर्प्शन, तुमने कोई ड्रग कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना, स्टोमक के अंदर है ड्रग, तो स्टोमक के अंदर है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो भी तुम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हो उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ड्रग का सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी के अंदर जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब हुआ अपनी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, फिर ब्लड का फंक्शन ही क्या, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो भी अपना ड्रग है। तो डी से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर सेल्स के पास, टिश्यू के पास पहुंचेगा। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, जब टिश्यू और सेल्स के पास जाएगा कोई ड्रग, फिर वहां पे उसकी रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद वो अपना जो भी उसका फंक्शन है वो अपना फंक्शन शो करेगा मेटाबॉलिज्म के टाइम। फिर मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाए, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन या फीसिस, ठीक है ना। तो लास्ट में एक्सक्रीट। तो आदमी ये ध्यान रखना, तो ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अवर बॉडी, एम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग और ई फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम अवर बॉडी, ठीक है ना। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स अफेक्ट कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स को अफेक्ट करते। तो सबसे पहले एज है, एज डिपेंड करती है। जैसे ओल्ड एज है, कोई भी पर्सन ओल्ड एज है तो उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन और वगैरह अपना जो स्टोमक है उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। तो एज अफेक्ट करती है फार्माकोकाइनेटिक्स को, ठीक है ना। फिर उसके बाद जेनेटिक्स, अगर कोई भी पर्सन है जिसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन म्यूटेशन हो गया, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी जिसकी वजह से जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स होगी वो अफेक्ट होगी। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस, अब कोई पर्सन है तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर है, मतलब सही से खाना पीना नहीं खाता, तो बॉडी अच्छे से मतलब फंक्शन नहीं करेगी, तो कोई भी फंक्शन प्रॉपर होगा नहीं उसकी बॉडी में, तो ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो जिससे फार्माकोकाइनेटिक्स अफेक्ट होगी। और लास्ट है सेक्स, जैसे मेल और फीमेल है तो मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते रहते हैं।
तो ये सेक्स, ये 4 फैक्टर हैं जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स को मेनली अफेक्ट करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मीनिंग होता है कि ड्रग का एक्शन हमारी बॉडी पे क्या हो रहा है, ड्रग कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के साथ, तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है ना। तो ड्रग हमारी बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या साइन सिम्टम शो कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये होता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी विच डील विद द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। ड्रग का एक्शन हमारी बॉडी पे क्या हो रहा उसी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो फार्माकोडायनेमिक्स के कौन कौन से फैक्टर मेनली अफेक्ट करते हैं जैसे तुमने कोई ड्रग लिया, कंज्यूम किया, जैसे पीसीएम कंज्यूम की, तो उसके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो एनाल्जेसिक होती है और एंटीपायरेटिक होती है। तो जब वो ड्रग कंज्यूम करोगे तो जैसे कोई पर्सन है उसको फीवर वगैरह आ रखा है, तो जब पीसीएम कंज्यूम करोगे तो एक तो जो पेन है पेन किलर की तरह वर्क करती है, तो पेन रिड्यूस करेगा, दूसरा जो टेम्परेचर बॉडी का एलिवेटेड है उसको रिड्यूस करेगी। तो जो ये दोनों चीज़ें जो कम कर रही है तो वही कहलाता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है एज, सेक्स और प्रेगनेंसी। जैसे कोई ओल्ड एज है तो उसके अंदर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ड्रग का, तो मतलब जो उसके जो अफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब प्रेगनेंसी के अंदर भी ड्रग का प्रॉपर अफेक्ट शो नहीं होगा। और सेक्स। अब नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर में कैसे अफेक्ट होगा, तो कोई म्यूटेशन हो गया, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया और जेनेटिक डिसीज कंडीशन है तो उसके अंदर भी प्रॉपर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगा, तो जो उसका इफेक्ट होगा ड्रग का वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है फार्माकोडायनेमिक्स को। थर्ड है कोई डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया या फिर पार्किंसंस डिसीज होगी या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस डिसीज होगी, तो इनके अंदर भी जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लास्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि तुम ड्रग को कौन से रूट से ले रहे हो, जैसे ओरल ले रहे हो कि आईवी ले रहे हो कि आईएम। जो आईवी रूट होता है उसमें एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है ड्रग की, क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग होता है वो 100% एब्जॉर्ब हो जाता, तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो होता है। और ओरल रूट में और आईएम रूट में इतनी एफिशिएंसी ड्रग की आती नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारे फार्माकोडायनेमिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम इस चैप्टर में मेन बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी फार्माकोलॉजी में यूज होती है उनको हम देखते हैं। अब टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं फार्माको विजिलेंस, ठीक है ना। तो फार्माको विजिलेंस के अंदर क्या होता है कि ये मोस्टली हमें प्रिवेंट करता है वेरियस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम से। कोई तुम ड्रग ले रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, उससे अपन उनको प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, और उसके कॉज को डिटेक्ट करता है और उस कंडीशन को असिस्ट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फार्माको विजिलेंस। तो इट डील्स विद द डिटेक्शन, मतलब कॉज को डिटेक्ट करता है, एंड असेसमेंट, और उसको कंडीशन को असिस्ट करता, एंड प्रिवेंशन ऑफ द वेरियस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो भी कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उनसे हमें प्रिवेंट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फार्माको विजिलेंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टैकीफिलैक्सिस, ठीक है ना। तो टैकी का मतलब होता है रैपिड और फाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो अगर कोई ड्रग अपन तुम रिपीटेडली ले रहे हो तो उसका जो इफेक्ट होता है और जो एक्शन होता है बॉडी में वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बॉडी की जो टॉलरेंस पावर है उस ड्रग के अगेंस्ट वो बढ़ती जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टैकीफिलैक्सिस, ठीक है ना। व्हेन द रिपीटेड डोज ऑफ द ड्रग गिवन देन द इफेक्ट ऑफ ड्रग डिक्रीजेस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। अब बार बार कोई तुम डोज, मतलब ड्रग का डोज रिपीटेड देते जा रहे हो तो बॉडी के अंदर जो उसका इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो उसके लिए टॉलरेंस पावर है वो बढ़ जाएगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टैकीफिलैक्सिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या होता है, वो कोई भी ड्रग है उसके साइड इफेक्ट के बारे में स्टडी करो। जैसे कोई आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग है मार्केट के अंदर, तो किसी भी ड्रग, कोई भी ड्रग ले रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट की स्टडी तुम कर रहे हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द स्टडी दैट डील्स विद द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द वेरियस ड्रग। मतलब कोई भी ड्रग ले रहे हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है अपना टेरेटोजेनिसिटी। टेरेटोजेनिसिटी की मीनिंग क्या होती है, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अपन तुम ड्रग दे रहे हो तो वो ड्रग जाके जो फीटस है, जो बेबी का डेवलपमेंट चल रहा है यूट्रस के अंदर, उस यूट्रस को, उस फीटस को डायरेक्टली जाके
हार्म कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है ना। द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन फीटस व्हेन गिवन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी ड्रग डायरेक्ट फीटस को जाके इफेक्ट करता है, वही होती है टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस क्या होता है, कोई भी ड्रग या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल तुमने कंज्यूम किया, ठीक है ना, कंज्यूम करने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होने लगी, एलर्जी होने लगी, बॉडी पे रैसेस वगैरह होने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं एनाफिलैक्सिस, ठीक है ना। तो इट इज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन विच अकर ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग और फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल ड्रग इंजेस्ट कर रहा है जिससे एलर्जी वगैरह रैसेस वगैरह बॉडी पे होने लगे, तो वही होती है एनाफिलैक्सिस। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या है, एक ड्रग दूसरे ड्रग का एक्शन को अपोज करे, उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, दो हार्मोन है, एक तो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन, ठीक है, दूसरा पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करता है, ठीक है ना। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। द ड्रग विच अपोज द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंटीडोट की। तो एंटीडोट में वो ड्रग होते हैं जो अनदर ड्रग के एक्शन को ब्लॉक करते हैं या फिर उससे एक्शन को रोकते हैं, वो सब आते हैं एंटीडोट के अंदर। तो जैसे एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट है पीसीएम का। अगर तुमने पीसीएम ज़्यादा कंज्यूम कर ली, ओवरडोज ले लिया, जैसे कोई पॉइजनिंग के लिए लेते हैं, सुसाइड करने के कंडीशन में बहुत ज़्यादा पीसीएम कंज्यूम कर लेते, तो फिर उनको एंटीडोट में एन एसिटाइलसिस्टीन दी जाती है जो पीसीएम के एक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द ड्रग और केमिकल विच कॉन्ट्रैक्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग दैट इज कॉल्ड एंटीडोट्स। अब नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं बायोवेलिटी की। तो बायोवेलिटी क्या होता है, ड्रग अपन तुम कंज्यूम कर रहे हैं वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितना परसेंट पहुंच रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोवेलिटी। द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, कोई भी तुमने ड्रग कंज्यूम किया वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जितना जा पा रहा है उसी को बोलते हैं बायोवेलिटी। तो ड्रग को लेने के अलग अलग रूट है, जैसे ओरल रूट है, आईवी रूट है, आईएम रूट है। तो जो आईवी रूट है उसकी बायोवेलिटी 100% है, क्योंकि वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर देते हैं, जो अपनी वेन्स होती है उनके अंदर देते हैं, तो उसकी बायोवेलिटी 100% है। और जो ओरल रूट है और जो आईएम रूट है, सबक्यूटेनियस रूट है, उनकी बायोवेलिटी कम होती जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडीआर की, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन की। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR is an unwanted or harmful reaction to the medication that occur in normal dose। अब कोई पेशेंट है, उसको मेडिकेशन नॉर्मल डोज में दे रहे हैं, तो उसके बाद भी उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट सिम्टम अकर हो रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ADR को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया गया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी, ठीक है ना। तो टाइप ए की बात करते हैं, तो टाइप ए के अंदर इसमें अपन लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हम लोग ड्रग दे रहे हैं तो इसका ये साइड इफेक्ट आ सकता है, तो ये प्रेडिक्टेबल होता है और डोज डिपेंडेंट, और डोज पे भी डिपेंड करता। अगर तुमने उसका डोज कम ज़्यादा कर दिया तब भी उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो ये टाइप ए के अंदर आता है। जैसे ब्लीडिंग विथ एंटीकोगुलेंट, तो कोई तुम एंटीकोगुलेंट दे रहे हो पेशेंट को, तो एंटीकोगुलेंट दे रहे हो तो ब्लड थिनर होते हैं वो, तो ब्लड थिन होगा तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे, तो ये टाइप ए के अंदर आते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टाइप बी। टाइप बी के अंदर अनप्रेडिक्टेबल और डोज पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। तो ये मतलब तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई तुम ड्रग दे रहे हो पेशेंट को तो उससे पेशेंट को कोई भी हार्मफुल रिएक्शन शो अकर करेंगी कि नहीं करेंगी। तो जैसे एग्जांपल इसका एनाफिलैक्सिस विद पेनिसिलिन। अब तुम पेनिसिलिन दे रहे हैं, मेनली ये एंटीबायोटिक है, तो उससे पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाए, जैसे रेसिस हो गया, एलर्जी हो गया, वो सब आते हैं टाइप बी के अंदर, और मोस्टली अनप्रेडिक्टेबल होती है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप सी। टाइप सी होती है अगर लॉन्ग टर्म तक कोई मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हो, लंबे समय से चलती आ रही है, तो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट अगर होते हैं पेशेंट के अंदर उनको काउंट करते हैं अपन तुम टाइप सी के अंदर। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन वीक हो जाती है, अंदर से हॉलो हो जाती है। अगर तुम लॉन्ग टर्म तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाओगे
कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जैसे आता है प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये कंटिन्यू तुम सालों साल चला रहे तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन अराइज हो सकती है। लास्ट है टाइप डी। टाइप डी डिले और लेटेंट एडवर्स रिएक्शन होती है, मतलब जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो साइन और सिम्टम अराइजेस होंगे वो टाइप डी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो भी साइन सिम्टम अराइज होते हैं पेशेंट के अंदर वो टाइप डी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब एडीआर की बात करते हैं तो एडीआर में क्या क्या हो सकता है, तो नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग हेड की कॉमन ही है, और रेसिस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, एमआई, एरिथमिया भी हो सकता है, हार्ट प्रॉपर मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा, रिदम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, एनीमिया भी हो सकती है, और हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन भी हो सकती है। ये सब एडीआर के साइड इफेक्ट हैं। तो फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।